Hello, my dear students. In our previous lecture, we have discussed about the structure of mature female gamete, that is ovum, and today we are going to discuss a very important event in the body of human female, and that is menstrual cycle. So, when we were discussing about the structure of ovum, then we came to know if the sperms are present in the body of the female, then the egg will get fertilized and it will form zygote. But there is another condition that if no sperms are present in the female body, then what will happen to the egg? The egg will get degenerated. So today we are going to discuss about the event that happens in the body of the female when the egg that is present in its body is not able to get sperm and that get degenerated. So what is menstrual cycle? It is a cyclic event in the body of फीमेल. एक साइक्लिक इवेंट है जो कि बार बार होता है, मंथली इवेंट है, हर महीने होता है. तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो फीमेल के अंदर कब होती है और इस इवेंट के अंदर होता क्या है. सो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी की एज पर. सो द phase at which the menstrual cycle starts in the body of the female, that is known as menarche, and that is at the age of puberty. ये होता क्यों है? फीमेल की बॉडी के अंदर जब प्यूबर्टी आती है और फीमेल की ओवेरी के अंदर जब पहला एग मैच्योर होना शुरू होता है, फर्स्ट एग की हम बात कर रहे हैं, जब फीमेल की ओवेरी है और फीमेल की ओवेरी के अंदर फर्स्ट एग जब मैच्योर होता है तो वो एग मैच्योर होता है. मैच्योर होने के बाद रिलीज़ होता है. तो रिलीज़ होने के बाद जब उस एग को, एग इज़ देयर लेकिन उस एग के पास क्या नहीं है? नो स्पर्म आर देयर. वहाँ पर कोई स्पर्म नहीं है. तो उस कंडीशन में फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म नहीं है बिकॉज द एज ऑफ प्यूबर्टी इज़ 13 to 15 ईयर्स. तो उस टाइम पर जब फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म नहीं होते तो दैट मीन्स नो फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन भी नहीं है तो क्योंकि स्पर्म नहीं थे तो क्या होगा? एग विल डीजनरेट. ये जो एग है ये डीजनरेट हो जाएगा. लेकिन बेटा जो कंसेप्ट है वो सिर्फ इतना नहीं है. जब फीमेल की बॉडी के अंदर oogenesis शुरू होती है तो oogenesis तो शुरू होती है ओवेरी के अंदर. oogenesis वो कहाँ पर हो रही है? ओवेरी के अंदर. लेकिन ओवेरी के अंदर oogenesis के साथ साथ एक और भी फीमेल का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, दैट इज़ यूट्रस. यूट्रस के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं. तो अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो चेंजेस और तरीके के होते हैं, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो चेंजेस, जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारे वापस से बिगड़ जाते हैं. तो इस तरीके से फीमेल की बॉडी के अंदर ये साइकिल चलती है. सो what is menarche? The beginning of menstruation or first menstruation between the age of 12 to 15 years in the body of female is known as menarche. पहली बार जब फीमेल की बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसको हम बोलते हैं menarche. ठीक है. मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन फीमेल के अंदर हर मंथ जो एक साइकिल होती है, एट द इंटरवल ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन अकर्स. व्हाट इज दिस मेंस्ट्रुएशन? कि फीमेल का जो यूट्रस होता है, फीमेल के यूट्रस से ब्लीडिंग होती है फॉर अबाउट 3 to 5 days. तो उसी को हम जो है हम कह रहे हैं यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन. और ये जो है ये साइकिल हर महीने होती है और ये फीमेल की बॉडी से ब्लड बाहर आने की जो प्रोसेस है दैट ऑल्सो अकर्स एवरी मंथ. तो ऐसा क्या होता है इस साइकिल के अंदर, क्या क्या इवेंट्स हैं, और इस प्रोसेस के अंदर अगर मैं बात करूं तो हार्मोन्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर है. जैसे कि हार्मोन्स का रोल हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में भी पढ़ा था. तो यहाँ पर भी हार्मोन का जो है वो रेगुलेशन है. हार्मोन का जो रेगुलेशन है वो किस तरीके से है? हमारा मेन एंडोक्राइन ग्लैंड हाइपोथैलेमस दैट विल रिलीज द GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड दिस हार्मोन विल एक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड, mainly the anterior pituitary gland, and it will stimulate the secretion of LH, luteinizing hormone, and FSH, follicle stimulating hormone. अब ये जो LH और FSH हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने के बाद कहाँ पर पहुँचेंगे? ओवेरीज के अंदर. जैसे ही ये हार्मोन ओवेरी के अंदर जाएंगे, these will increase the process of maturation of follicles.
ओवेरी के अंदर जो फॉलिकल्स थे उन फॉलिकल्स के ऊपर जो है ये एक्ट करेंगे। जिस टाइम पर ओवेरी के अंदर फॉलिकल्स की मैच्योरेशन होगी उसी टाइम पर यूट्रस के अंदर भी चेंजेज आएंगे। तो जैसे जैसे ओवेरी के अंदर मैच्योर फॉलिकल बनेंगे एग रिलीज होगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के इन बिटवीन बीच में एक एग रिलीज होता है, ठीक है। तो वो एग रिलीज हो जाएगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बचे हुए ग्रेफियन फॉलिकल हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाएंगे। कॉर्पस ल्यूटियम इज अ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये हार्मोन्स रिलीज होंगे एंड दिस विल शो द इम्पैक्ट ऑन द यूट्रस। अब देखो यूट्रस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। एक तो ओवेरी के अंदर फेजेज चल रहे हैं उनके तो हम बात करेंगे ही। यूट्रस का क्या है कि जो यूट्रस है दैट इज़ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, और यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर है ना उसके अंदर चेंजेज आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस इज एंडोमेट्रियम, और ये जो लेयर है दैट इज़ मेनली ब्लड मेड लेयर, ये ब्लड से बनी हुई लेयर होती है एंडोमेट्रियम। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो चेंजेज आते हैं वो इसी लेयर के अंदर आते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एक्चुअली व्हाट द साइकिल इज, कहाँ से शुरू होती है और क्या क्या इसके अंदर होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तो यहाँ पर आप अगर डायग्रामेटिकली इसको जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करेंगे देन यू विल फाइंड कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक 4 फेजेस की साइकिल यहाँ पर है। देखिए सबसे पहले तो 4 फेजेस हैं यहाँ पर, मेन हमारे पास 3 हैं, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज। आप स्टार्टिंग देखेंगे यहाँ पर 1 से स्टार्टिंग है एंड इट इज़ एंडिंग एट 29। वैसे जो साइकिल है हमारी ये 28 डेज़ की साइकिल है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक फीमेल के अंदर 1 to 28 डेज़ तक चेंजेस आते हैं और 28 डेज़ पर जाने के बाद वो चेंजेस सारे वैसे ही हो जाते हैं, पहले की तरह सारे चेंजेस बिगड़ जाते हैं और दोबारा से वही चेंजेस आने जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, तो हम बात करते हैं द वेरी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल तब हुई तो क्या था, एग रिलीज़ हो गया, लेकिन एग के पास क्या था, स्पर्म नहीं थे। तो उस एग के लिए रिलीज जब हुआ था तो उसके लिए एंडोमेट्रियम जो है वो अंदर जो ब्लड की लेयर है जिसके अंदर इम्प्लांटेशन होनी थी वो लेयर काफ़ी बड़ी हुई थी। तो वहाँ से जो ब्लड है वो ब्लड की लेयर एंडोमेट्रियम टूटनी शुरू हो जाएगी और साथ में जो डीजनरेटेड एग है वो भी फीमेल के यूट्रस से बाहर आना शुरू हो जाएगा। एंड दिस विल स्टार्ट टू हैपन फॉर 3 to 5 डेज। तो ये जो पहला फेज है मेंस्ट्रुएशन फेज, इट इज़ द फेज ड्यूरिंग विच द ब्लीडिंग अकर्स फीमेल फ्रॉम द फीमेल यूट्रस। फीमेल के यूट्रस से यहाँ पर ब्लीडिंग होती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसके पीछे एक और भी बड़ा रीज़न है कि जो LH का जो लेवल होता है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो LH का जो लेवल है दैट इज़ क्वाइट लो, और लो LH का लेवल होने के कारण यहाँ से जो एंडोमेट्रियम है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर देखो होता क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 4 जगह जो है वो चेंजेस आते हैं। पहला सबसे पहला है हमारे पिट्यूटरी हार्मोन्स। जो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं 28 डेज़ के अंदर वो कभी बढ़ेंगे कभी वो कम होंगे। उसी के साथ जो ओवेरी है, ओवेरी के अंदर चेंजेस होंगे। स्टार्टिंग में अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, फर्स्ट डे पर अगर आप देखोगे फॉलिकल बहुत छोटा है, आगे जो फॉलिकल है वो बड़ा होना शुरू हो गया, फॉलिकल और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, लास्ट में ये मैच्योर फॉलिकल बन गया जिसको हम ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं। और ग्रेफियन फॉलिकल टूटने के बाद इसके अंदर से क्या रिलीज हो गया, एग रिलीज हो गया। एंड द प्रोसेस ऑफ एग रिलीजिंग इज नोन एज ओवुलेशन, इसको हम ओवुलेशन बोलते हैं। देखो बचे हुए जो यहाँ पर ग्रेफियन फॉलिकल हैं दे विल फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम येलो बॉडी, और ये कॉर्पस ल्यूटियम किसका सोर्स है, प्रोजेस्टेरोन का। जैसे कि आप अगर हार्मोन्स के लेवल को देखोगे तो यहाँ तक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के ही लेवल जो हैं वो नीचे हैं, लेकिन जैसे जैसे ओवुलेशन की प्रोसेस है तो एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल अभी डाउन है। यानी कि जिस टाइम पर ओवुलेशन होता है उस टाइम पर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ होता है। और उसी के साथ अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे होता है, 13th 14th जो डे होता है, उस डे के ऊपर जो LH और FSH दोनों हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं वो भी अपनी पीक पर होते हैं।
LH इज एट इट्स पीक, तो इसीलिए हम इसको LH सर्ज भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज LH सर्ज। तो LH सर्ज क्या है? इट इज़ द पीक लेवल ऑफ LH एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन और ड्यूरिंग द 13th और 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जैसे ही LH का लेवल बढ़ेगा इट विल स्टिमुलेट ओव्यूलेशन। LH का लेवल बढ़ा, इसने ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट कर दिया। यहाँ पर जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ एग बाहर रिलीज हो गया। एग बाहर रिलीज हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस ल्यूटियम इज अ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन। रेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, जैसे ही ओव्यूलेशन होगा एस्ट्रोजन का लेवल नीचे आ जाएगा और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ रहा है प्रोजेस्टेरोन का लेवल? क्योंकि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इट इज़ एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन के सोर्स की तरह काम कर रहा है। तो इसके बाद देखिए क्या होता है, धीरे धीरे फिर से जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो थोड़ा सा राइज करेगा। अब ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पर डाउन क्यों आ गया? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऊपर LH और FSH दोनों के लेवल डाउन आने शुरू हो गए, और जैसे ही दोनों के लेवल डाउन आएंगे यहाँ पर जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट होना शुरू हो गया। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्यों डीजनरेट हो गया? क्योंकि ये जो एग यहाँ पर रिलीज हुआ था, इस एग को फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म नहीं मिला। तो अगर इस एग को फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म नहीं मिलेगा तो ये डीजनरेट हो जाएगा, और जैसे ही एग डीजनरेट होगा इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट हो जाएगा। अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया तो जो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन है वो भी कम हो जाएगा और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी नीचे आ जाएगा। अब देखिए, जब ये पूरा 28 डे का इवेंट चल रहा था तो क्या था, स्टार्टिंग के 5 डेज तक जो है वो यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन हुआ, यानी कि जो एंडोमेट्रियम बढ़ी हुई थी, जो ब्लड की लेयर अंदर जमी हुई थी वो यहाँ पर काफ़ी थिक थी, लेकिन यहाँ पर बहकर वो बाहर निकल गई। उसके बाद दोबारा से ये जो लेयर है वो बढ़नी शुरू हुई। देखो लेयर का बढ़ना किसके साथ एसोसिएटेड है? जैसे जैसे ओवेरी के अंदर फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं, जैसे जैसे ओवेरी के अंदर फॉलिकल्स मैच्योर होंगे वैसे वैसे एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो भी बढ़ेगी। आप देखेंगे जैसे ही एग रिलीज होगा, एग के रिलीज होने के साथ ही एंडोमेट्रियम और भी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। एंडोमेट्रियम क्यों बढ़ रही है? एंडोमेट्रियम के बढ़ने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जैसे ही यहाँ पर ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के बाद यूट्रस को इस तरीके का सिग्नल मिलता है कि अब फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनेगा, जायगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनेगा, वो एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर आकर ही इम्प्लांट होगा। तो इसलिए एंडोमेट्रियम और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर ये अबाउट 23rd और 25th डे तक बढ़ती रही, और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई और यूट्रस के अंदर कोई इम्प्लांटेशन नहीं हुई तो इस एंडोमेट्रियम ने भी अपने आप को ब्रेक यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर ये जो हमारा लास्ट फेज है इट इज़ ल्यूटियल फेज। सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन फेज, सेकेंड फेज फॉलिकुलर फेज जिसके अंदर जो ओवेरी के अंदर फॉलिकल्स हैं उनका साइज बढ़ रहा है। नेक्स्ट फेज इज ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज इट ऑल्सो नोन एज। और लास्ट में फिर से क्या होगा कि आप लास्ट में देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ऊपर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया और ये वॉल दोबारा से टूट गई। तो 28 डे के बाद दोबारा से ये साइकिल यहाँ पर पहले दिन की तरह ही शुरू हो जाएगी। इट हैपन्स रेगुलरली इन द बॉडी ऑफ फीमेल। कब तक? जब तक कि उस फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। अगर एक बार फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गई तो जब तक उस बच्चे का जन्म नहीं हो जाएगा तब तक ये साइकिल उसकी बॉडी के अंदर नहीं होगी। सो व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज, अगर मैं मेंस्ट्रुअल फेज की यहाँ पर बात करूँ दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लीडिंग और मेंसेस। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले 3 से 5 दिन जो है 28 डेज़ की साइकिल में से वो हमारे इस फेज के अंदर आते हैं। LH का जो लेवल होता है वो काफ़ी कम होता है जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम अगर डीजनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा और साथ में एस्ट्रोजन का लेवल भी कम हो जाएगा, और जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की वो ब्रेक हो जाएगी एज आई टोल्ड यू इन द डायग्राम। उसके बाद अगर नेक्स्ट फेज की मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो नेक्स्ट फेज है हमारा फॉलिकुलर फेज। इसके अंदर क्या होता है
कि जो फेजेस हैं हमारे 6 to 13th और 14th डे, क्योंकि पीछे 5 डेज तक हमारे जो है वो मेंस्ट्रुएशन फेज चला है, तो उसके बाद 28 डेज की साइकिल में से जो 6 से 13 या 14 दिन का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं फोलिकुलर फेज। और इसके अंदर क्या होता है कि जो ओवेरियन फोलिकल्स होते हैं वो अपने अंदर से एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, एफएसएच उसको और ज़्यादा जो है एस्ट्रोजन सिक्रीट करने के लिए उनको मोटिवेट करता है, और साथ में एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। इसके बाद ओवुलेशन, जब एलएच और एफएसएच दोनों अपनी पीक पर होते हैं तो ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, और ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद उसके अंदर से क्या बाहर आता है, सेकेंडरी oocyte एग। अब उसके बाद क्या है, एग किसके लिए वेट करता है, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट फेज हमारा आ जाता है ल्यूटियल फेज, जो 28 डेज की साइकिल में से 15 से 28 दिन के बीच का जो टाइम होता है, अब यहाँ पर उसको हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एलएच के बढ़े हुए लेवल की वजह से ओवुलेशन हो गया। अब यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो बढ़ेगा। प्रोजेस्टेरोन का बढ़ा हुआ लेवल एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करता है। और एंडोमेट्रियम जो है वो ज़रूरी क्यों है, एज वी हैव डिस्कस्ड, एंडोमेट्रियम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट जो बनेगा वो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम के साथ ही जाकर स्टिक करेगा, उसी के साथ जाकर चिपक जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे 4 फेजेस हमने पढ़े हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। दीज आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो फेज फिर हमारा प्रेगनेंसी बोला जाता है, और प्रेगनेंसी के टाइम पर फीमेल की बॉडी के अंदर कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। कारण क्या है कि जो एंडोमेट्रियम है वो और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके साथ अब जो एम्ब्रियो है वो चिपक गया है, अब वो उसी के डेवलपमेंट में लग जाएगी। अब अगर एंडोमेट्रियम टूटती है तो वो मिसकैरेज कहलाएगा, वो जो एम्ब्रियो है वो फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए जो अंदर का ब्लड है उसी के चारों तरफ डिपॉजिट होता रहता है, इसलिए कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। तो अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो फिर दोबारा से जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। मेंस्ट्रुएशन के लिए एक और टर्म भी यहाँ पर यूज़ की जाती है, दैट इज़ द वीपिंग ऑफ यूट्रस फॉर लॉस्ट ओवम। देखो ऐसा क्यों कहते हैं, अगर ओवम रिलीज हुआ, उसको स्पर्म मिलते, तो यूट्रस के अंदर एक ऑब्जेक्ट इम्प्लांट होती, एक एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता। लेकिन यहाँ पर बेचारे यूट्रस की जो तैयारी है वो सारी बेकार चली जाती है। यूट्रस ने एंडोमेट्रियम को थिक किया था, दैट वाज वेटिंग फॉर द इम्प्लांटेशन, लेकिन इम्प्लांटेशन हुई नहीं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं वीपिंग ऑफ यूट्रस फॉर लॉस्ट ओवम। उसने एक एग को जो है वो खो दिया, इसीलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा जो वर्डिंग है वो इसके लिए यूज़ की जाती है। नाउ अब फीमेल की बॉडी के अंदर ये प्रोसेस कब तक चलती है, देखो उसकी बॉडी के अंदर ओवम रिलीज हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई, एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट हो गया, ठीक है। जब तक उस बच्चे का जन्म नहीं होगा तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। लेकिन एक बार जब उस बेबी का जन्म हो जाएगा उसके बाद फिर से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो शुरू हो जाएगी बच्चे के जन्म के बाद। अब फिर से अगर उसकी बॉडी के अंदर कभी फर्टिलाइजेशन होती है तो वो फिर से बंद हो जाएगी, और जन्म होने के बाद, बच्चे के जन्म के बाद फिर से शुरू हो जाएगी। तो ये फेज़ फीमेल की बॉडी के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कब तक चलती है, ये लगभग चलती है अबाउट 50 to 55 ईयर्स फीमेल की बॉडी के अंदर। और जिस एज के ऊपर ये बंद हो जाती है दैट इज़ नोन एज मेनोपॉज। स्टार्टिंग में हमने मिनार्क पढ़ा था, दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और अब है हमारे पास मेनोज, दैट इज़ द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन फीमेल। वो एज थी 12 से 15 साल और ये एज है 45 से 55 साल। यूजुअली ये 50 और 55 के बीच में ही बंद होती है। और ऐसा भी माना जाता है कि इस एज तक फीमेल की बॉडी के अंदर जितने भी फॉलिकल्स बचे हुए थे वो लगभग सारे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि oogenesis में मैंने आपको बताया था कि फीमेल की बॉडी के अंदर जन्म के बाद कोई भी नया फॉलिकल एग बनाने के लिए ऐड नहीं होता। जितने पहले प्राइमरी फॉलिकल थे उसकी बॉडी के अंदर उतने ही रहते हैं। तो यहाँ पर इस एज तक आते आते लगभग उसकी बॉडी के अंदर जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स थे वो सारे जो है अब डिजनरेट हो गए हैं, और उनमें से जितने एग जो बनने थे वो सारे बन चुके हैं। अब उसकी बॉडी के अंदर एग बनाने के लिए कोई फॉलिकल नहीं बचा है, तो उसकी बॉडी के अंदर ओवुलेशन नहीं होगा, और अगर ओवुलेशन नहीं होगा
तो उसकी बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी। तो आज हमने ये कंसेप्ट जाना है कि अगर फीमेल की बॉडी के अंदर एग रिलीज होता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि फीमेल की बॉडी के अंदर एग भी रिलीज हुआ और उसकी बॉडी के अंदर स्पर्म भी प्रेजेंट थे, देन व्हाट विल हैपन, और वो इवेंट हमारा कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। सो बेटा जी आर नेक्स्ट टॉपिक विल बी फर्टिलाइजेशन।